जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये धर्म हमने कंप्लीट किया। आज करते हैं हमारा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंदर अपने पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये जो वैदिक सभ्यता है इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, संस्कृत सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखो क्या है, सबसे पहले वैदिक या आर्य शब्द ले लो। इसे आर्य शब्द क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने कहा जाता है हम आर्यों की संतानें हैं। हम किसकी संतानें हैं? आर्यों की संतानें हैं। तो ये जो सभ्यता है इसका निर्माण भी किसने किया था? आर्यों ने किया था। इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता कहा जाता है। इसके अंदर टोटली कौन सी भाषा का यूज किया गया? इसलिए इसे संस्कृत सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी मूल जानकारी हमें कहां से मिलती है? वेदों से। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता वो एक प्रकार से हमारा शाम की क्लास में चल रहा था, वेदों या वेद प्लस एक ये ई क्या करते इसको डबल कर देगा और ये वैदिक। क्लियर? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता के बारे में मूल जानकारी या स्रोत हमें कहां से प्राप्त होती है? एक तो पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से और ब्राह्मण साहित्य से। एक है ब्राह्मण साहित्य, यहां से। वेद कितने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये है वैदिक सभ्यता की जानकारी के मूल स्रोत। जैसे वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक ग्रामीण सभ्यता है। इससे पहले सिंधु सभ्यता थी। हम तो धर्मों की बड़ी पहले वैदिक सभ्यता पढ़ रहे। इससे पहले कौन सी सभ्यता थी? वो नगरीय या शहरी सभ्यता थी। उसके अंदर आप देखोगे तो शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। वो एक शहरी तरीके से उसका निर्माण हुआ। वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता है। जैसे आपने रामायण वगैरह देखी होगी, वो भी वैदिक सभ्यता का समय था। जब आप रामायण देखते हो तो रामायण में देखो सारे गांवों की चीजें दिखाते हैं, शहर का कोई भी सीन उसमें नहीं दिखाया जाता। तो कैसी संस्कृति है? ग्रामीण संस्कृति है। राजपुत्र चला करते थे समय राजपुत्र, राजा का बेटा ही राजा। और किस प्रकार से? वंशानुगत राजपुत्र चला करता था वैदिक सभ्यता में। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बन सकता। अरे बस तो वैदिक सभ्यता के अंदर वंशानुगत राजतंत्र चलता था। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। कब से कब का समय है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता चली है। 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वेदों को लिखा गया था। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। वैदिक सभ्यता का जो विभाजन है वो दो भागों में है। पहली बात तो इसका विभाजन किया किसने था? इसका विभाजन करने वाले का नाम था विंटरनित्ज नामक व्यक्ति ने क्या किया? इसका डिवाइडेशन किया था, दो भाग किए। ठीक है, अब वो दो भाग कौन से क्यों किए थे? इनके रहने सहने के आधार पर, इनकी जीवन शैली के आधार पर। आधार क्या था? जीवन शैली। वो दो भाग कौन से थे? पूर्व वैदिक काल, पहले को तो पूर्व जो ग्रंथ पहले लिखे गए पूर्व वैदिक काल, जो बाद में समय आया उसे उत्तर वैदिक। उत्तर का मतलब बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। इस पूर्व वैदिक काल में एक ही ग्रंथ लिखा गया था, एक ही वेद। वेद कितने होते टोटल? इसके अंदर कितने वेद लिखे गए थे? एक। वो कौन सा? ऋग्वेद। इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथ लिखे गए थे। एक तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है,
इसे सिर्फ उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, लेकिन इसे पूर्व वैदिक काल भी और ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो वैदिक काल में समय को कितने भागों में बांटा गया? इसे दो भागों में, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में सिर्फ एक ही ग्रंथ लिखा गया था, वो कौन सा था? ऋग्वेद। ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000, और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये चलता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और वो चलता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और क्या खास बात है वैदिक काल की? और क्या खास बात है? ये जो आर्य थे, ये रहते कहां पे थे? इनका मूल निवास कहां पे था? वैदिक काल की स्थापना किसने की है? आर्यों ने। अब बात आती है कि आर्य राहत कहां करते थे? इनका मूल निवास कहां था? तो ये जो आर्य है ना, ये घुमक्कड़ जाति थी, मतलब इधर उधर घूमते ही रहते थे। इसलिए ये वास्तव में कहां से आए इसकी जानकारी किसी को भी नहीं पता, वास्तव में पहले कहां रहा करते थे। तो अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बताया है कि ये लोग यहां से आए। जैसे एक व्यक्ति है मैक्स मूलर, एक अपने पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक, एमडी सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा है। उसके बाद एक है संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, पंडित गंगाधर चौधरी, और जो एनसीईआरटी की किताबें ये क्या कहते हैं कि आर्य कहां से आए? तो जो मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से है, मध्य एशिया। ये जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ये जो इलाका है ये मध्य एशिया का, ये कहलाता है मध्य एशिया, ये ठीक है। ये ग्लोब में एशिया, दक्षिण एशिया महाद्वीप में कौन आता है? हमारा भारत। तो ये जो इलाका है, ये मध्य एशिया का है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इस साइड आ जाते हैं। तो मैक्स मुलर के कहने की ये लोग कहां से आए? आर्य पहले मध्य एशिया में रहते, उसके बाद ये भारत में। बाल गंगाधर तिलक उत्तर दिशा में, तो ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव से। ये ध्रुव है अपना, ध्रुव दो है, उत्तरी ध्रुव और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। महर्षि दयानंद सरस्वती, ये कहते हैं ये लोग तिब्बत से आए। तिब्बत, ये हमारा भारत के अपने चाइना के नीचे क्या है? हालांकि तिब्बत में अब चाइना का कब्जा ही हो गया, तो तिब्बत से आए। तिब्बत से आए कौन कहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश, ये कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश से आए। सप्त सैंधव प्रदेश, आर्य कहां रहा करते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या चीज है? ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी है, और सिंधु की जो सहायक नदी है, 6 सहायक नदी है। जैसे एक अपनी होगी झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सरस्वती। टोटल कितनी नदी होगी? 7। तो इस इलाके में कौन रहा करते थे? आर्य रहा करते थे, ठीक है। यहां से आए हैं आर्य। इसके बीच का जो एरिया जब उपजाऊ भूमि है, वहां पे ये रहा करते थे आर्य। तो ये बात किसने बोली है? डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने बोली। ओके। पंडित गंगाधर क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो गंगा और यमुना नदी का संगम है, गंगा और यमुना, उसके बीच का जो दोआब क्षेत्र है, नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब। गंगा नदी और यमुना नदी, उसके बीच में जो धरती है, समतल जगह है, वहां से आए कौन? आर्य। और एनसीईआरटी की किताबें कहती हैं कि आर्य कहां से आए हैं? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप का जो बीच का एरिया है, उसे क्या कहते हैं? यूरेशिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत के पास
एनसीईआरटी की आप तय करते हैं ये कहां से है, इसे याद करिए। मूल स्थान के बारे में क्या कहा जाता है? मैक्स मुलर क्या कहते हैं? देखो मैक्स मुलर में कितने मैं आ गए, दो, एक मैं और डाल दो। मैक्स मुलर मध्य, मैक्स मुलर कहते हैं ये लोग कहां से है, मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक, तिलक ऊपर लगता है उत्तरी ध्रुव से। सरस्वती कहते हैं तिब्बत से, महर्षि दयानंद सरस्वती। ये डॉक्टर साहब क्या कहते हैं दोनों, नदियों से, सब आंध्र प्रदेश। पंडित जी भी क्या कहते हैं, नदियों से, गंगा और यमुना के द्वापर क्षेत्र से। एनसीईआरटी किताब क्या कहती है, यूरोप और एशिया के बीच का क्षेत्र है। तो ये घुमक्कड़ जाती थी, इधर उधर घूमती रहती थी, इसलिए हमें नहीं पता कि फिक्स कहां से आए, इसलिए सभी विद्वानों द्वारा अलग अलग आइडिया लगाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमडी सरस्वती के द्वारा क्या कहा जाता है, आर्य कहां से आए हैं, पंडित गंगाधर झार के द्वारा क्या कहा जाता है, ये कहां से है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एमडी सरस्वती की कलम शाम की बैच में किताब भी पढ़ी थी, सत्यार्थ प्रकाश ने कहा है ये तिब्बत से आए। ठीक है, नेक्स्ट शहरी थी या ग्रामीण थी, ग्रामीण। इनका बारे में पता कहां से लगता है, वेदों से और पुराणों से और उपनिषदों से और ब्राह्मण साहित्य से। वेद कितने टोटल, चार। पुराण कितने हैं, 18। उपनिषद कितने हैं, 108। यहां से पता लगता है वैदिक सभ्यता के बारे में। कौन सी भाषा यूज की गई थी, संस्कृत भाषा यूज की गई थी। और इस समय और समाज कौन सा था, पितृसत्तात्मक समाज। एक मातृसत्तात्मक समाज होता है और एक पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब कहां पे, स्त्रियों की चलती है, घर का मुखिया स्त्री होती है। जैसे सिंधु सभ्यता में घर की मुखिया पढ़ोगे कौन होती थी, स्त्री। वैदिक सभ्यता में घर का मुखिया कौन होता है, पुरुष होता है। जैसे रामायण में भी आप जो घर का मुखिया तो पुरुष होता है। वर्तमान में घर का मुखिया, ठीक है, तो पितृसत्तात्मक समाज में कौन सी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में। पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति फिर भी क्या बहुत अच्छी थी। इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। मतलब वैदिक सभ्यता के अंदर कोई भ्रूण हत्या करना ऐसा कुछ नहीं चलता था, बाल विवाह करना ऐसा भी नहीं चलता था। ठीक है, इनको पढ़ाई लिखाई में पूरी छूट दी, ये पढ़ लिख सकते थे। शिक्षा के अंदर उपनयन संस्कार के अंदर इनको बिठाया जाता था, जिन्हें उदाहरण जब कराए जाते उसमें इनको बिठाया जाता था। जो पिता की संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति, उसमें किसका अधिकार होता था, महिलाओं का भी अधिकार होता था। विधवाओं का पुनर्विवाह कराया जाता था, अच्छी बात है, पुनर्विवाह करवाना, विधवा पुनर्विवाह होते थे। एक प्रथा चलती थी, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा। इसमें क्या होता था, अगर किसी लड़की के बच्चा नहीं हो रहा तो वो अपने जीजा या देवर के साथ संबंध बना सकती है, उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। ये प्रथा भी चलती थी। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखोगे स्त्रियों की स्थिति काफी कमजोर होती है। और जब यहाँ पे मुसलमानों का राज होता था, हमारे यहाँ पे मुगलों का राज, उस समय हमारी स्त्रियों की स्थिति बहुत बेकार होती थी। राजपूत राजा में सती प्रथा चलती थी, आपको जानो। जब भी हस्बैंड गुजरता था लड़की को क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। दहेज प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। क्लियर? और वैदिक सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इनकी पवित्र नदी कौन सी थी, इनकी पवित्र नदी थी सरस्वती, जिसे हम घग्गर भी कहते हैं। जब घग्गर नदी पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि घग्गर को पुराने समय में सरस्वती कहा जाता है। मृत, नाली, सोतर, है ना, द्वशदती पढ़ते हैं ना। इनकी पवित्र नदी कौन सी हुआ करती थी, सरस्वती। प्रमुख नदी कौन सी, मुख्य नदी सिंधु, प्रमुख नदी थी सिंधु। ये जो वेद लिखे गए ऋग्वेद है जैसे, उसके अंदर क्या ना नदियों का एक स्पेशल चैप्टर आते हैं। जैसे वर्तमान में बोलते हैं चैप्टर, उस समय उसको बोला जाता था सूक्त, नदियों का सूक्त, जिसमें सिर्फ नदियों की बात होगी। उसमें नदियों, जो नदियों का सूक्त है उसमें सबसे ज्यादा बात किसकी हुई है, सिंधु नदी। सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु नदी की। सिंधु नदी को बहुत बार यूज किया गया। नदी सूक्त में गंगा नदी को सिर्फ एक बार यूज किया गया। गंगा का नाम कितनी बार यूज किया गया,
और यमुना का 3 बार। ऐसी चीजें पूछूंगी, ऐसी चीज भी आपको। सबसे ज्यादा किसकी बात हुई है? गंगा का कितनी बार यूज किया गया? यमुना का 3 बार। नदी सूखती है। आर्यों ने ही या वैदिक काल में ही किसका आविष्कार किया गया था? लोहे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में किया गया था। लोहे का आविष्कार किसने किया था? किस सभ्यता में? उत्तर वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता 2 प्रकार की, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस। श्याम में निकाला आपको कोई पता है? अयस। और तांबे को ये लोग लोहा अयस बोलते थे। लोह अयस, अयस। ये याद रखना। लोहे का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? वैदिक सभ्यता में हुआ। इनकी पवित्र नदी कौन सी थी? प्रमुख नदी कौन सी थी? इनका पवित्र पशु कौन सा था? गाय। पवित्र पशु था गाय। गाय को ये धन्य बोलते थे, दूत्रा बोलते थे। धन्य या दूत्रा, जिसका मतलब होता था कि जिसको मारा ना जा सके, जिसे मारा न जा सके। पवित्र पशु था गाय। और प्रमुख पशु या मुख्य पशु कौन सा था? घोड़ा। पवित्र नदियों में सरस्वती पवित्र पशुओं में, प्रमुख नदियों में सिंधु, प्रमुख पशुओं में। ये है वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या बेसिक बातें में वापस बताइए। वैदिक सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे आर्य सभ्यता, संस्कृत सभ्यता या वैदिक सभ्यता। आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण किसने किया है? वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में मूल जानकारी हमें वेदों से मिलती है। संस्कृत सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भाषा संस्कृत यूज की गई। कैसी सभ्यता? ग्रामीण या शहरी? ग्रामीण सभ्यता। कब से लेकर कब तक चलती है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक क्या चलता है? ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। 1000 से 600 तक क्या चलता है? उत्तर वैदिक काल। उसमें 3 ग्रंथ लिखे गए, 3 वेद लिखे गए। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की कितनी है? 18। उपनिषदों की कितनी है? 108। और एक है ब्राह्मण साहित्य। यहां से हमें वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी। पितृकात्मक है, मातृकात्मक है। पितृकात्मक स्त्रियों की स्थिति क्या हुआ करती थी? अच्छी हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी। ये लोग कहां से आए हैं इसके बारे में किसी को भी फिक्स नहीं पता। मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मध्य। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से। और एम डी सरस्वती क्या कहते हैं? तिब्बत से आए हैं। और पूर्णानंद और विनाश चंद्र क्या कहते हैं? सप्त संगम से। पंडित गंगाधर क्या कहते हैं? गंगा यमुना के द्वापर से। एनसीईआरटी की किताबें क्या कहती हैं? लोहे का आविष्कार किसने किया था? आर्यों ने। वैदिक सभ्यता में कौन सी वैदिक सभ्यता में? उत्तर वैदिक। लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस कहते थे। श्याम अयस कहते थे। इनकी पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। मुख्य नदी कौन सी थी? नदियों को जो एक चैप्टर था उसको क्या कहते थे? सुक्त नदी। सुक्त। सबसे ज्यादा किस नदी की बात हुई है? सिंधु की। और गंगा की बात कितनी बार हुई है? यमुना की बात कितनी बार हुई है? 3 बार। इनका प्रिय पशु कौन सा था? गाय, जिसे धन्य कहा जाता था, अर्थात जिसे मारा ना जाए। और प्रमुख कौन सा था? घोड़ा। इतना बेसिक समझ आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको जैसे मैंने कहा वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ऋग्वेद और उत्तरवेद। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो 1000 ईसा पूर्व से, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। अब इसके अंदर क्या खास बात है? ऋग्वेदिक काल के अंदर 10 मंडल हैं। मंडलों के अंदर क्या है? सूक्त है। और सूक्त के अंदर क्या है? ऋचाएं हैं। जैसे अपनी किताब नहीं होती, किताब है, किताब के अंदर फिर चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर पेज होते हैं, उस तरीके से इसको किस मुख्य रूप से किसमें बांटा गया है? मंडलों में। मंडलों को किसमें बांटा गया है? जैसे भी कहा था नदी सूक्त, अलग अलग सूक्त होते हैं।
और उसको किसमें बांटा गया? ऋचाओं में, ऋचाएं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1010। ये कितने हैं? 10,462। ऋचाएं कितनी है? 10,462। ये जो 10 मंडल है ना, इसमें पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए, लास्ट में जोड़े गए। इसलिए इन्हें शेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेप, शेपक, जिसका मतलब है जोड़ा गया। इसे कब जोड़ा गया? लास्ट में जोड़ा गया। कौन कौन से मंडल को? पहले। इनमें से कुछ मंडलों की जानकारी हमें लेनी पड़ेगी जो मेन होगी। जैसे एक तो अपने पढ़ेंगे तीसरा मंडल, ऋग वैदिक काल का जो तीसरा मंडल है, ऋग वैदिक काल का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल के अंदर किसकी जानकारी है? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। पहला दूसरा मंडल। ऋग वैदिक काल में किसकी जानकारी है? तीसरे मंडल की जानकारी। तीसरे मंडल में किसकी जानकारी है? गायत्री मंत्र। वैसे तो पूरे ऋग वैदिक काल, ऋग्वेद में, पूरे के पूरे ऋग्वेद में, ये एक वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले लिखा गया था। ऋग्वेद में किसकी जानकारी है? मंत्रों की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या बोले जाते हैं? जो मंत्र बोले जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर मिलेंगे? आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, ऋग्वेद में। और इन मंत्रों को बोलने वाले को, जो इस मंत्रों को बोलता है, पढ़ता है, उसे कहा जाता है होत या होत्रा। मंत्रों को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? होत्रा। इसके 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सविता या सूर्य। सविता का यहाँ पे क्या मतलब है? सविता का मतलब है जब सूर्य अदृश्य प्रकाश होता है, जब सूर्य खुद नहीं होता उसका जो अदृश्य प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? और जब सूर्य पूरा उदय है तो उसे सूर्य, इससे समर्पित है। अगर ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक है तो वो लगा देना, दोनों में बहुत, लेकिन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ जाए, फिर किसे सेलेक्ट करना?